हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या होती हैं। फिर पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। फिर पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारी बातें करनी है इस लेक्चर के अंदर। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की हेडिंग लगा लीजिए। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। इस यूनिवर्स में जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट हैं और उन ऑब्जेक्ट का अगर कुछ भी मास है, तो वो हर ऑब्जेक्ट जो इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग में चारों तरफ फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। उस फील्ड लाइंस को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। अब आइए ध्यान से देखिए इस डायग्राम में, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस होती है। मान लीजिए हमारे पास ये एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल M है। ये ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग में चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है? फील्ड लाइंस। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? फील्ड लाइंस। इन्हीं फील्ड लाइंस को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। अब इसका डायरेक्शन क्या होता है, आइए ध्यान से देखिए। ये आउटसाइड से टुवर्ड द मास मूव करती हैं। बोलिए, बाहर से मूव करती हैं टुवर्ड द मास, या कह लो इनटू द मास। बाहर से मूव करते हुए अंदर मास के घुसती हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन क्या होता है। अच्छा, एक बात और नोट करिएगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितना बड़ा मास होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। खुद सोचिए बेटा, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट, उतना ज्यादा नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। या हम ये भी कह सकते हैं, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी दूर तक ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस पहुंचेंगी, दूर दूर तक होंगी बेटा। इसी का उल्टा भी कह सकते हैं, जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा, जितना कम मास होगा, उतनी कम नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। या हम ये भी कह सकते हैं, जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा उतनी कम दूर तक वो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस पहुंचेंगी, डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? अच्छा, यहां पे हम कह सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस का इफेक्ट है वो उसके मास पे डिपेंड कर रहा है। जितना बड़ा मास उतनी नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी और उतनी दूर तक वो जाएंगी। इसी का उल्टा भी कह सकते हैं, जितना छोटा मास होगा, जितना कम मास होगा, उतनी कम नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी और कम डिस्टेंस तक जाएंगी। हाँ या ना? जैसे बनाने को तो मैंने यहाँ पे 4-5 ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस बना दी है, आप अंदाजे में 1-2 और लगा दो, 3-4 और लगा दो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ कंपैरिजन की बात है, जब मास बड़ा, जब मास छोटा, ये मैंने आपको दोनों समझा दिया है। अच्छा, हमने ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस के बारे में क्या पढ़ा? पहली बात, ये बाहर से एंटर करती हैं मास की तरफ। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताई है कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस वेरी करती हैं विथ मास, ये बात भी मैंने आपको बता दी है। अब आइए बात करते हैं, क्या ये रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं? क्या आपने सच में देखा है जो आपके रूम है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट रखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट मासेस रखे होंगे। जैसे आपके सामने टीवी रखी होगी, फ्रिज रखा होगा, टेबल रखा होगा, तो क्या उन टेबल, फ्रिज और टीवी के चारों तरफ सराउंडिंग में ये फील्ड लाइंस रियलिटी में दिखती हैं क्या? ये जा रही है, वो जा रही है, ऐसा दिखता है क्या? आपको दिखता होगा भैया, मुझे तो नहीं दिखता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है ये ऑब्जेक्ट, ये इमेजिनरी है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए बच्चों, क्या हम यहां से कह सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हैं ये इमेजिनरी हैं। क्या होती हैं? इमेजिनरी होती हैं। अच्छा, इमेजिनरी होती हैं यानी कि मनगढ़ंत कहानी है। सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा बना दिया गया है कि भाई हर ऑब्जेक्ट चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। अच्छा, है तो ये इमेजिनरी, अनरियल, मगर जो इसका इफेक्ट होता है, इसका इन्फ्लुएंस होता है, वो रियल होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या कह सकते हैं बच्चों इसके बारे में?
कैन बी एक्सपीरियंस्ड। क्या? कैन बी एक्सपीरियंस्ड। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं भाई ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, मगर जो इनका इन्फ्लुएंस है, इनका इफेक्ट है, कैन बी एक्सपीरियंस, हम उसको महसूस कर सकते हैं। अभी वो बताएंगे कैसे हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसके इफेक्ट को। आइए ध्यान से सुनिए बच्चों। मान लीजिए ये हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से हमने क्या बोला, इस ऑब्जेक्ट के या कह लो इस मास के सेंटर से हमने आर डिस्टेंस पे, हमने स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक छोटू सा कोई मास ले लिया है। क्या ले लिया है? एक बहुत छोटा सा मास। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत छोटा सा मास लिया है। अब होगा क्या, आपको पता है ये एक बहुत बड़ा सा मास है और ये एक छोटा सा मास है। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। क्या आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। ये दोनों मासेस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये मैंने आपको सबसे पहले नंबर वाले लेक्चर में पढ़ा दिया था। हर ऑब्जेक्ट जो इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है विथ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, तो होगा क्या, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये कैपिटल एम मास का, ये स्मॉल एम मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स एफ से। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों कि भाई इस कैपिटल एम मास ने इस स्मॉल एम मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ये अट्रैक्शन क्यों है? ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके क्या कर सकता है? अपनी तरफ बुला सकता है, इसको मोशन करा सकता है। करा सकता है कि नहीं करा सकता है? हाँ भाई करा सकता है, क्योंकि इस पे ये फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इस स्मॉल एम पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है, ये किसकी वजह से एक्ट कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से। इसका मतलब ये है कि भाई इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है ये जब मोशन में आएगा, इसका रीजन क्या होगा? क्या होगा? इस कैपिटल एम की ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की वजह से। तभी तो मैंने कहा ये फील्ड लाइंस दिखती नहीं हैं, मगर इनका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस का इफेक्ट हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये स्मॉल एम मास पे जो फोर्स लग रहा है वो किसके वजह से लग रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस के वजह से लग रहा है। अच्छा, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? अच्छा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अच्छा भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ लिया हमने, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस पढ़ लिया। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ की जब स्टडी करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ की स्टडी करेंगे, कहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं, कहाँ पे कम है, उसकी क्या वैल्यू है, वो कौन बताएगा? वो कौन बताएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब आइए पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। आइए ध्यान से देखते हैं। इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एट एनी पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड is defined as force acting on per unit mass, force acting on per unit mass। अच्छा, हमें क्या करना है? देखिए ध्यान से, हमारे पास ये बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट था, इसने कई सारी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस बनाई हैं। इस ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस में हमें अगर किसी भी पॉइंट पे हमें एट एनी पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे निकालनी थी, इस पॉइंट पे जहां पे ये मास रखा है, बहुत छोटा सा मास। तो सुनिए बच्चों, जिस पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, आप क्या करिएगा? उस पॉइंट पे एक बहुत छोटा सा मास रखिएगा, बहुत छोटा सा मास रखिएगा, और उस छोटे से मास को हम बोलते हैं टेस्ट मास। क्या बोलते हैं? टेस्ट मास। क्या बोलते हैं बच्चों? जरा ध्यान से लिखिएगा, इसको बोलते हैं टेस्ट मास। टेस्ट मास वो मास होता है जिसका मास टेंड्स टू जीरो। ये बहुत ही स्मॉल मास है, बहुत ही छोटा सा, एक समझो छोटा सा पार्टिकल है, इसी को बोलते हैं टेस्ट मास। हमने इतना छोटा सा टेस्ट मास क्यों लिया है? बड़ा सा भी तो ले सकते थे, इसलिए नहीं लिया, क्योंकि अगर यहाँ पे बड़ा सा मास लेते
तो वो अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस खुद प्रोड्यूस करता बहुत बड़ी बड़ी। तो होता क्या, दोनों में लड़ाई हो जाती, इस मास और इस मास में, और स्टडी करना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना उस पॉइंट पे डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि दोनों का अलग अलग डायरेक्शन होता। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए हमने बहुत छोटा सा टेस्ट मास लिया है। हाँ, ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसके पास भले से ही छोटा सा मास है, कुछ तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, मगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ की नहीं होंगी कि इसके सामने टिक सकें। इसलिए हमने बहुत छोटा सा टेस्ट मास लिया है, जिसका मास टेंड्स टू 0, ना के बराबर है, 0 के बराबर है लगभग। अच्छा, ठीक है, समझ गए। तो देखिए बच्चों, हम यहां से कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने क्या करना है, जिस पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो आप क्या करिए, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में, ये हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस पे एक पॉइंट मान लिया, उस पॉइंट पे आप क्या करिए, एक छोटा सा टेस्ट मास रख लीजिए। टेस्ट मास क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को, इसलिए यहाँ पे टेस्ट मास ले लिया। अच्छा, और इस टेस्ट मास पे जो भी फोर्स एक्ट कर रहा होगा पर यूनिट मास, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ से हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, क्या होती है, बोलिए। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है प्यारे बच्चों? वो होती है F/m, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस टेस्ट मास। बोलिए, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अब बताइए, मैं आपसे पूछूं भाई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? खुद बताइए, सुनिएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगा। मैं बोलूं अगर इस मास पे ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी इसी ही डायरेक्शन में होगी। किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी। बोलिए, किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में। भाई वो वेक्टर बनाया है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी। कहाँ पे होगी? देखिए, अगर मैं पूछूं यहाँ पे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अंदर आती हुई, समझ गए, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर फोर्स अंदर की तरफ है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी, फोर्स की तरफ। क्लियर? तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो भी डायरेक्शन होगा फोर्स का, वही डायरेक्शन होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालते कैसे हैं? फोर्स पर यूनिट मास। अच्छा, मैं पूछूं इस ऑब्जेक्ट पे, या कह लो इस टेस्ट मास पे कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लग रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? क्या बोलोगे? इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना लग रहा होगा? आप कहोगे F इज इक्वल्स टू, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते हैं? G m1m2/r²। ठीक है, G m1m2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास, कैपिटल M स्मॉल m, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिए, m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस r है उसका स्क्वायर कर दिए, तो Gmm/r²। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस यूनिट मास, या कह लो टेस्ट मास। क्लियर? अच्छा, इस फोर्स की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, क्या हो जाएगी जरा ध्यान से देखिए। बोलिए, Gmm/r², ये हो गया फोर्स की वैल्यू। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, तो मास से डिवाइड भी करना पड़ेगा। किस मास से? जिस मास के ऊपर आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो, यही टेस्ट मास, उसी से डिवाइड कर दिए। ये m कैंसिल हो जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत? यहां से हम कह सकते हैं कि बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? G इज इक्वल्स टू, बोलिए, G/m/r²। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पे जो आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देख रहे हो क्या है? Gm/r²। और यहां पे मास कौन है? हमें मास उसका रखना है जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, हाँ या ना? वो मास मत रखना जिस मास पे आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे, या जिस पॉइंट पे निकाल रहे थे उसके लिए आपने यहां पे एक टेस्ट मास रखा।
सिर्फ ये नाम के लिए रखा है ताकि इस पॉइंट पे निकाल सकें, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ टेस्ट के लिए। जिस पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है उस पॉइंट पे हम एक टेस्ट मास रख देते हैं, ना के बराबर मास, ताकि निकाल सकें, टेस्ट कर सकें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को। क्लियर? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में कैसे निकालना है, जी और उसका मास रखना है जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, अपॉन आर स्क्वायर। अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है, जिस पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस निकालनी थी, उस ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस जिस पॉइंट पे निकाली थी वहां से लेकर के वो डिस्टेंस जो आपका मास के सेंटर से था। क्लियर? पक्का समझ गया? ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपको पता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आइए ध्यान से देखते हैं। ये जो हमारा आर है ये क्या है, पोजिशनल वेक्टर है कि नहीं, ये आर क्या है, पोजिशनल वेक्टर। ये स्मॉल आर इसका मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन भी तो होगा, पोजिशनल वेक्टर का या कह लो इस डिस्टेंस का एक वेक्टर भी तो होगा जो डायरेक्शन बताएगा, किस डायरेक्शन में। अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूँ, इसको मैं ओरिजिन मान लूँ, इस सेंटर को, तो पोजिशनल वेक्टर कैसे होता है, आउटवर्ड, ओरिजिन से बाहर की तरफ होता है कि नहीं होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं इस पोजीशन वेक्टर का यूनिट कैप जो डायरेक्शन देगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, हाँ या ना। तो हम यहां से कह सकते हैं कि भाई हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, जी इक्वल्स टू क्या होगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पे यूनिट वेक्टर आर कैप है, यूनिट वेक्टर आर कैप है, इसको यहां चिपकाना पड़ेगा। मगर नोट करिएगा यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, और यूनिट वेक्टर बाहर की तरफ है। इसका मतलब यह है कि हम यहां पे इस यूनिट वेक्टर को नेगेटिव लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, अरे भाई अपोजिट डायरेक्शन में है, लेंगे कि नहीं लेंगे, बोलिए हाँ या ना। हाँ भाई लेंगे, सीधी सी बात है। तो यहां पे हम क्या लेंगे, माइनस आर कैप लेंगे, क्या लेंगे, माइनस आर कैप लेंगे। अच्छा, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। इसको चाहे तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, क्या, यहां पे माइनस को आगे भेज दो, ठीक है, माइनस हटा करके बोलिए यहां पे लिख दो आर कैप और इसका माइनस आगे भेज दो, तो ये हो गया जी इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर कैप। क्लियर? ये यूनिट वेक्टर जो आपको दिख रहा है आर कैप, ये कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। क्लियर? कि ये आउटवर्ड है पोजिशनल वेक्टर, ठीक है। अच्छा, एक बात सुनिएगा, यहां पे ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, जो यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट पे जहां पे आप निकाल रहे हो वो अट्रैक्टिव इन नेचर है। देखिए इनवर्ड एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी भैया, अरे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, यानी कि अट्रैक्टिव है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, इंडिकेट्स, लिखिए बच्चों, इंडिकेट्स, इंडिकेट्स हमारी इंडिकेट्स अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि जी। ठीक है, बोलिए बच्चों, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, क्या ये कोई दिक्कत, पक्का बताइए जल्दी से। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं अच्छे से। मैं फिर बोलता हूँ, जिस पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ पे एक टेस्ट मास रख दो और उसका डिस्टेंस सेंटर से लेना, जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है उस मास के सेंटर से डिस्टेंस आर ले लिया हमने। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस मास पे कैसे निकालते हैं, इसकी डेफिनेशन ही कह रही है, क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट मास, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, यानी कि फोर्स बाय मास हो गया। फिर यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रखे जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, मास से मास कट गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। याद करो पहले तो, और ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, ये भी याद कर लो। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। अब आइए पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, ये छोटी मोटी बातें भी कर लेते हैं, फिर करेंगे कई सारे क्वेश्चन। तब तक कॉपी करिए, साइड हो रहा हूं, मार्कर को इंक पिला देता हूं। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं यूनिट एंड डायमेंशन क्या होंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के। उससे पहले 2 मिनट के अंदर समराइज कर लेते हैं जो फॉर्मूले हमने डराइव किए थे। देखिए मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है,
फोर्स पर यूनिट मास, और ये यूनिट मास कौन सा है? वही टेस्ट मास जिसके ऊपर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। क्लियर? अच्छा, फिर हमने इसमें फोर्स की वैल्यू रखी थी बच्चों, क्या आई थी? बोलिए जी कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यहां पे कैपिटल M वो मास है जो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा था, जिसके वजह से हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे किसी पॉइंट के ऊपर। समझ गए? अच्छा, अगर बात करें इसी के वेक्टर फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस जी कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर और हमारा यूनिट वेक्टर आर कैप। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला जो हमने डराइव किया था। अच्छा, अब आइए पढ़ते हैं यूनिट क्या होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम जी बोल रहे हैं। अच्छा, यहां पे हमारे पास पढ़ने के लिए दो यूनिट हैं। पहली तो एसआई यूनिट क्या होगी, आइए ध्यान से देखते हैं बच्चों। देखिए भाई, फॉर्मूला क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का? फोर्स पर यूनिट मास, तो कुछ नहीं, यूनिट क्या होगी बताइए? फोर्स की यूनिट होती है बेटा न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन रख दिए, अपॉन मास है तो पर केजी हो जाएगा, तो न्यूटन पर केजी। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर केजी। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे सीजीएस यूनिट की, क्या बात करें यहाँ पे सीजीएस यूनिट की, ठीक है, तो क्या होगा? फोर्स अपॉन मास है, ठीक है, फोर्स अपॉन मास है। भाई एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर केजी। तो भाई कुछ नहीं, यहाँ पे सीजीएस यूनिट रख दो फोर्स की और मास की। फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन, अपॉन मास है, मास की यूनिट क्या रखोगे यहाँ पे? ग्राम, सीजीएस यूनिट में। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात देखिएगा बच्चों, जो यहाँ पे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला, जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जी है स्मॉल जी, यानी कि वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ऑब्जेक्ट के मास के, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होंगी, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। समझ के? उसी तरह अगर मैं बोलूँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी कि आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा आपका डिस्टेंस होगा बच्चों, उतनी कम ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होंगी, या कह लो उतनी कम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। खुद सोचो, अरे भाई यहाँ पे हमारे पास जो मास था कैपिटल M, जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस बना रहा था, बोलिए, उससे हमने, उसके सेंटर से हमने आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, वहां पे एक टेस्ट मास मान लिया था, ठीक है। उससे देखिए बेटा, इस ऑब्जेक्ट से जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे, जितना दूर जाओगे, उतनी कम ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस उसके संपर्क में आएंगी, उतना कम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। सीधी सी बात है, ये बात तो आपको यहां पे भी दिख रही है। क्लियर? पक्का? अच्छा, एक बात बहुत आपको भी आश्चर्य करेगी, क्या क्या? जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वही हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्या है? वही हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। बताते हैं, प्रूव करते हैं, क्या है? यही हमारा एक्सेलरेशन, बोलिए बच्चों, ड्यू टू ग्रेविटी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी ये बात आपको हम प्रूफ करने वाले हैं। कैसे? जरा देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जरा ध्यान से देखिए। अगर आप यहां पे एसआई यूनिट को देखो, ये क्या है? न्यूटन पर केजी। जरा यहां पे क्या करिए अब आप, न्यूटन की वैल्यू क्या होगी? भाई न्यूटन क्या होता है? फोर्स, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हैं? मास केजी, और एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो भाई सेकंड स्क्वायर को नीचे लिख देते हैं, पर है ना, अपॉन केजी में भी है। देखिए इसके नीचे क्या है फिर? न्यूटन पर केजी, नीचे केजी भी लिखिए। अब देखिए केजी केजी यहां से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ रहा है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। यूनिट ऑफ जी क्या आ रही है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम जी बोलते थे, वो क्या होता था? याद करिए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती थी?
एक्सेलरेशन ही तो है, और एक्सेलरेशन की यूनिट देखिए यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आ रही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्या ये फील आया कि नहीं, ये गारंटी है, बताइए। कोई दिक्कत नहीं आया। एक बात और प्रूफ कर दें, यूनिट तो मैंने प्रूफ कर ही दी है। अब यहाँ पे ये 9.8 अगर आ जाए तो ये भी आप गारंटी से कह दोगे हाँ भाई अब तो सच कह रहे हो। हाँ, करा देता हूं प्रूफ। देखो मान लीजिए हमारे पास ये अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ का भाई कुछ मास होता है, मान लेते हैं मास ऑफ अर्थ me है, ठीक। और इसका कुछ रेडियस भी होगा जिसको हम बोल लेते हैं r, जिसको बोल लेते हैं कैपिटल R, ठीक। इसके सरफेस तक रेडियस क्या होगा, कैपिटल R मान लेते हैं। और इसके सेंटर से मान लेते हैं, इसके सेंटर से मान लेते हैं स्मॉल r डिस्टेंस पे एक कोई आपने मास लिया है, वही मास टेस्ट मास। अब आप सोचोगे टेस्ट मास छोटा मास होगा। देखो भाई, मानने को हम हमेशा छोटा मास मानेंगे, वरना आगे अभी आप क्वेश्चन देखोगे छोटा मास, बड़ा मास, 1 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg, मानने को सब मानते चलेंगे क्वेश्चन करने के लिए, तो ठीक है, सब कुछ अलाउड है, ठीक है। वो तो आपको सिर्फ बताए थे स्टार्टिंग में। अब खुद सोचो यार, मास ऑफ अर्थ, उसके सामने आप कितना बड़ा मास ले लोगे भाई? फ्रिज खड़ी कर दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, हैं, एक घर खड़ा कर दोगे, घर का मास कितना होगा? 1000, कितना होगा ज़्यादा, मान लो 100, अरे यार कितना मान सकते हो, 1000 kg मास ऑफ अर्थ। उसके सामने जो आपका घर होगा या गाड़ी होगी, बंगला होगा, जो भी होगा, उसके सामने वो टेस्ट मास ही तो होगा। बोलिए, मास ऑफ अर्थ कितना बड़ा, उसके सामने कुछ भी लाओगे, बोलिए टीवी, फ्रिज, घर अपना, वो टेस्ट मास की तरह तो बिहेव करेगा, उसके सामने बहुत छोटा ही तो होगा। समझ गए? इन कंपैरिजन देखेंगे टेस्ट मास, पक्का? अच्छा, हमने मान लिया r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से अर्थ के एक हमारे पास क्या है, कोई टेस्ट मास है जिसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब आपको पता है इस टेस्ट मास पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अंदर की तरफ लग रही होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या डायरेक्शन क्या होता है, इनवर्ड होता है, ठीक है, पक्का? पक्का। अब इस अर्थ के जो भी आसपास आएगा वो उसको अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, समझ गया? बोलिए, ये अर्थ का सरफेस था, देखिए बच्चों, ये अर्थ का सरफेस था, उस अर्थ के सरफेस से थोड़ा और बढ़ा लिए, जिसको हम टोटल डिस्टेंस स्मॉल r बोल रहे हैं, ठीक। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें इस मास के ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, आप कहोगे कि mg फोर्स लगेगा, फोर्स इक्वल्स टू mg लग रहा होगा। अरे खुद सोचो, आप ये अर्थ का सरफेस है, नीचे देखिए अपने, आप किसी मार्कर को गिरा दो नीचे, तो ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, या ये कह लो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है विथ अ फोर्स mg कैसे आया, देख लो इधर से, m इधर भेज दिए, g इंटू एम क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू mg। समझ गए? अच्छा, ये 9.8 कैसे आएगा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए हमने g क्या देखा, g होता है मास, भाई मास यहां पे कौन है, अर्थ का मास है, तो me लिख देते हैं, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। अच्छा, एक बात जरा नोट करिएगा, आप अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट तक कोई मास को गिरा सकते हो, ज्यादा ज्यादा 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, मान लो बहुत मैक्सिमम हाइट ले लीजिए तो 1 किलोमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इसके सामने ये जो आप हाइट मानोगे, ये हाइट जो मानोगे, उसके सामने क्या होगा, पुद्दू सा होगा, ना के बराबर। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ अर्थ होगा वो लगभग सिमिलर होगा किसके, इस आर के। होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो रही बातें कि नहीं हो रही है? अरे भाई, रेडियस ऑफ अर्थ, ये जो आर कैपिटल दिख रहा है, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है बच्चों। कितनी होती है रेडियस ऑफ अर्थ? रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है भैया, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी, बोलिए 6400 किलोमीटर, इतनी वैल्यू होती है। आप उसके ऊपर हाइट जो मानोगे, ये हाइट 1 किलोमीटर, बस ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊपर से फेंक दो भाई, समझ रहे हो? तो लगभग हम कह सकते हैं ये कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो लगभग इसके बराबर है, स्मॉल आर की वैल्यू के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, जी की। कैसे निकालेंगे? मास ऑफ अर्थ
सॉरी यहाँ पे क्या होगा, जी कैसे निकालते हैं, जी, अरे भाई ये क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब देखिए ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे पुट करिए, ये होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ अर्थ, भाई मास ऑफ अर्थ कितना होता है, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, ये हमने अर्थ माना है बच्चों, अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, ये होता है आपका 6 इंटू 10 की पावर 24 kg में, क्या kg में रखा है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब सोच रहे होंगे डिस्टेंस का स्क्वायर, भाई ये आर की वैल्यू ये होगी, अरे भाई ये आर ही क्या है, मान लो रेडियस ऑफ अर्थ, कितना दूर ले जाओगे ऊपर ऊपर, लगभग मैंने कह दिया सिमिलर है दोनों। ठीक, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना रखोगे, जो भी रेडियस होगा अर्थ का, कितना 6400, एक सेकंड यहाँ मिट गया। ठीक, ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, उसका स्क्वायर कर दो। बोलिए यहाँ पे देखिएगा ये किलोमीटर में, एक गलती कर रहे हो यहाँ पे ये किलोमीटर में है बच्चों, इसको आपको किस में करना पड़ेगा, इसको आपको मीटर में करना पड़ेगा। अब मीटर में करने के लिए 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, तो मैं लिख देता हूँ क्या आएगा मीटर में कन्वर्ट करने के बाद 6.4 इंटू 10 की पावर, ये आएगी 6 की पावर 2, समझ गए। बोलिए ये आ गया हमारा रेडियस ऑफ अर्थ इन मीटर, और उसके ऊपर स्क्वायर भी तो लगाना था, लगा दिए। अब खुद सोचो भाई यहाँ पे आपकी हाइट कितनी होगी, 1 मीटर 2 मीटर, यहाँ पे ऐड करोगे, क्या मतलब है उसके सामने, इतनी बड़ी वैल्यू में क्या निगलेक्ट कर दो उसको, इतनी हाइट को निगलेक्ट कर दो। अगर निगलेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, तो उसी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है, बात खत्म, समझ गए। अब इसको जब सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से जी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 9.8 आएगी, 9.8 आएगी, और इसकी यूनिट तो देख ही चुके हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लीजिए मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है, लीजिए मैंने प्रूफ कर दिया। हाँ ये तभी तक है जब आप अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर नहीं जा रहे हो। अब ये मत कहना कि स्पेस से ऊपर चले गए, तब भैया दिक्कत आ जाएगी। क्लियर, पक्का, समझ गए, क्लियर क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा बोलिए समझ गए, पक्का। इसका मतलब ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये भैया क्या है, अर्थ है, याद रखना, अर्थ का मास रखे थे, रेडियस ऑफ अर्थ रखे थे, बात खत्म, आंसर आ गया जी की वैल्यू। अच्छा एक बात और नोट करिएगा, क्या, जरा मिटा दें, क्या मिटा दें, ये मिटा दें, जरा इधर देखिए, जरा इधर देखिए भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, बोलिए। अच्छा अगर हम यहाँ पे एक मास को अर्थ का मास मान लें, अर्थ का मास, तो यहाँ पे m1 की जगह हटा दें अर्थ का मास, और एक कोई दूसरा मास है स्मॉल m, जो हमने देखा यहाँ पे रखा है स्मॉल m, ठीक है, अपॉन रेडियस का स्क्वायर, सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर। हम मान लेते हैं हमारा जो मास है वो अर्थ के सरफेस पर रखा है या अर्थ के सरफेस से थोड़ा बहुत ऊपर रखा है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आर स्क्वायर क्या मान ले, रेडियस का स्क्वायर, बात तो वही है, आर क्या यहाँ पे मान लिया, अगर रेडियस का स्क्वायर, समझ गया। तो ये चीज जरा देखिए, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, जी की वैल्यू कितनी आई थी, 9.8 आई थी। इसका मतलब ये है, यही हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हमें फोर्स निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कैसे निकालते थे, यही चीज देखिए, क्या है, जी है इंटू एम, यानी कि एम जी, बोलिए बच्चों, और इस मास के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, एम जी। सब कुछ प्रूफ कर दिया, सब कुछ। हाँ ये तभी मानना जब हमारा एक मास अर्थ है और दूसरा मास कोई टेस्ट मास है जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा है, क्लियर, और वो अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर नहीं है कि समझो आप सोच लो कि एस्केप कर गया है स्पेस से ही, समझ गए। बोलिए क्या ये बातें समझ में आई कि नहीं, सब कुछ रिकॉर्ड करिए, सबकी सॉरी रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ, आप देखिए नोट्स बनाइए खुद से, हो गया, चलिए साइड हो रहा हूँ, अब कुछ और करते हैं। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है,
फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P। हमें इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन में हमको 40 kg का मास गिवन है। इस 40 kg के मास से 2 मीटर के डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट P गिवन है। हमें इस P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मैंने आपसे कहा था आपको अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी भी पॉइंट पे, आप क्या करना, उस पॉइंट पे एक टेस्ट मास अज्यूम कर लेना। एक बहुत छोटा सा मास, इसको बोलते हैं टेस्ट मास, उसको अज्यूम कर लेना। हम इस मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला जनरेट कर चुके हैं, हाँ या ना बच्चों? क्या होता था वो फॉर्मूला? G इक्वल्स टू, बोलिए, Gm/r²। और यहाँ पे जो कैपिटल M है ये मास वो होता था जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगा। कौन करेगा? ये 40 kg का मास, ये वो मास है बच्चों। क्लियर? अच्छा, आपको पता है ये 40 kg का मास है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। हमें इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताना है। क्लियर? कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं, वैल्यूज को रख दीजिए। यहाँ से हम कह सकते हैं G इक्वल्स टू कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू कैपिटल M। कैपिटल M वो मास होता था जो ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता था, वो 40 kg का मास है, यहाँ पे रख दीजिए 40 kg। अपॉन में क्या है बच्चों? डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस यानी कि r की वैल्यू हमको गिवन है 2 मीटर, इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 2, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। अब बताइए 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। डिनोमिनेटर में 4 है, ऊपर 40 दिख रहा है, इसको काट दीजिए, 10 टाइम्स में जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई करो, अपना आंसर आ जाएगा। कितना बच्चों? G की वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻−10 न्यूटन पर केजी। यह आ गई हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? कई बच्चों के मन में ये सवाल होगा, क्या ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमने इस मास के ऊपर निकाली है या पॉइंट के ऊपर निकाली है? अरे भैया, ये पॉइंट के ऊपर ही तो ये टेस्ट मास है, इस टेस्ट मास के ऊपर आपने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाली है। इसका मतलब इस पॉइंट P के ऊपर आपने ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकाली है, जिसकी वैल्यू आ गई है। कॉपी कर लीजिए, हो गया पक्का? अच्छा, अब आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन 2 kg मास। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस दिख रही हैं जिसका डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ है, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में एक कोई मास रखा है जिसका 2 kg मास गिवन है हमको, और उस मास के ऊपर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। अच्छा, हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा बताइए बच्चों। देखिए, पहले ये बताइए, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड दिख रही हैं, ये लाइंस जो हमने ड्रॉ की हैं, ये कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा? एक बहुत बड़ा सा मास, वो कहाँ रखा होगा? खुद सोचिए, कहीं यहाँ रखा होगा। ये हमारा कोई एक ब्लॉक होगा, बहुत बड़ा सा मास, जिसकी वजह से ये ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। उसको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताए हैं, उस मास के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताए हैं। मगर मैं आपको बता देता हूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कोई मास ही तो प्रोड्यूस कर रहा होगा। वो कहां रखा होगा? राइट साइड रखा होगा, क्योंकि तभी तो लेफ्ट से एंटर करेंगी इस मास में, टूवर्ड द मास, मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब ये मास कहां पे रखा होगा? अरे भाई, इन्फिनिटी पे रखा होगा, या बहुत दूर रखा होगा, या दिख नहीं रहा होगा। कुल मिला के इतना जानो, उससे आपका मतलब नहीं है। आपको ग्रेविटेशनल फील्ड गिवन है और उसके अंदर एक मास रखा है 2 kg का, उस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। अब यहाँ से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो पहले यूज़ किया है, G इक्वल्स टू Gm/r²? नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई हमें उस मास का, उस ब्लॉक का मास नहीं गिवन है जो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, तो क्या करेंगे? एक और फॉर्मूला था, याद करिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, जो डेफिनेशन से आया था, फोर्स ऑन पर यूनिट मास। क्या था? फोर्स ऑन पर यूनिट मास। फोर्स ऑन पर यूनिट मास। देखिए, 2 kg के मास पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 1 यूनिट मास यानी कि 1 kg पे कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा? 10 को 2 से डिवाइड कर दो, 5 न्यूटन लगेगा कि नहीं लगेगा? या फॉर्मूले से यूज कर लो, सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? F की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10 है, अपॉन मास कितना है बच्चों? 2 kg का मास है, कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन पर kg। बोलिए।
क्या करना है, फोर्स पर यूनिट मास। 2 kg के मास पे 10 न्यूटन का फोर्स था, 1 kg के मास पे 10/2 यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जी क्या होती है, फोर्स ऑन पर यूनिट मास, फोर्स ऑन पर यूनिट मास। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का ये वाला फॉर्मूला F/m कब यूज करेंगे, जब फोर्स दिया है। क्लियर? साइड हो रहा हूं, पहले कॉपी करिए, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। 2 masses of m and 4m are separated by a distance of 9 centimeter. Find position of point where gravitational field intensity is 0. तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, ईमानदारी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और तब तक सॉल्व करते रहिएगा जब तक आप इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पे नहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं करोगे आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो बताइए बच्चों, हो गया सॉल्व? मैं करने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमको यहाँ पे 2 मास गिवन है। पहला मास m है, दूसरा मास हमारा 4m है। इन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस हमको 9 सेंटीमीटर गिवन है। क्वेश्चन में हमसे क्या निकालने को कह रहा है, फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज 0। हमें उस पॉइंट की लोकेशन बतानी है जिस पॉइंट के ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो चलिए सबसे पहले वो पॉइंट ढूंढते हैं, कहां पे उसकी पोजीशन होगी। आइए ध्यान से देखते हैं। हमको यहां पे 2 मास गिवन है। इन दोनों मास के या तो आउटसाइड हमारा जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, या तो इन दोनों मास के कहीं बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 हो सकती है। तो चलिए अज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं, इन दोनों मास के आउटसाइड हमारा कोई पॉइंट P रखा है और इस पॉइंट P पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चेक करते हैं क्या होगी। अच्छा, मान लेते हैं ये m मास जो हमको गिवन है ये हमारा फर्स्ट मास है और ये 4m हमारा सेकेंड मास है। अब होगा क्या, इस पॉइंट P पे ये फर्स्ट मास या कह लो m मास अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। क्या होगी? G1। G1 क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट मास या कह लो m मास। क्लियर? डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? आउटवर्ड से टुवर्ड द मास, आउटवर्ड से टुवर्ड द मास। ठीक है, G1 हो गई। उसी तरह इस पॉइंट P पे ये 4m का मास या कह लो सेकेंड मास इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगा। किस डायरेक्शन में? बोलिए बच्चों, इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड से टुवर्ड द मास। यहां पे G2 क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंड मास या कह लो 4m मास। अच्छा, अब आप ये बताइए नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P क्या होगी? G1 प्लस G2 होगी। क्या यहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि इस पॉइंट P पे G1 और G2 सेम डायरेक्शन में है और ये ऐड हो जाएंगे तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होगी। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, हमने ये देख लिया कि अगर इन दोनों मास के आउटसाइड कोई पॉइंट रखा है उस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं हो सकती है। कई बच्चों के मन में ये सवाल होगा, इन दोनों मास के हमने लेफ्ट साइड रखा था, चलिए राइट साइड भी रख के देख लेते हैं। पॉइंट P को राइट साइड भी रख के देख लेते हैं, आउटसाइड। अच्छा, अब क्या होगा, इस पॉइंट P पे ये फर्स्ट मास या कह लो m मास इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगा G1। G1 क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू m। ठीक है। अच्छा, किस डायरेक्शन में? आउटवर्ड से टुवर्ड द मास, आउटवर्ड से टुवर्ड द मास। उसी तरह ये 4m मास या कह लो सेकेंड मास इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में जनरेट करेगा G2। G2 क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंड मास। अच्छा, क्या बताइए, इस पॉइंट P पे अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी? नहीं होगी, क्योंकि इस तरह भी आप देख रहे हो अभी भी इस पॉइंट P पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ होगी? इस तरफ होगी, इस तरफ होगी।
यहाँ पे देखिए G1 G2 अभी भी सेम डायरेक्शन में है, ऐड करोगे तो ऐड हो जाएंगे। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P पे 0 नहीं है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो चलिए अब बच्चों चेक करते हैं, इन दोनों मास के कहीं बीच पे अपना पॉइंट रखते हैं, अपना पॉइंट P इन दोनों मास के कहीं बीच पे रख लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट क्या अब 0 हो सकती है? अब 0 हो सकती है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब देखिए होगा क्या बच्चों, ये जो हमारा फर्स्ट मास है m मास, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगा इस पॉइंट P पे किस डायरेक्शन में? आउटवर्ड से टूवर्ड द मास। उसका नाम क्या होगा? हम बोल सकते हैं क्या बच्चों? G1। G1 क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P फ्रॉम दिस m मास, ड्यू टू दिस m मास। उसी तरह ये सेकेंड मास या कह लो 4m का मास इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगा आउटवर्ड से टूवर्ड द मास, आउटवर्ड से टूवर्ड द मास। अच्छा, इसको बोलेंगे हम G2। G2 क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंड मास या कह लो 4m मास। अब देखिए G1 G2, G1 G2, G1 इधर है, G2 इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे चांसेस है कि नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P 0 हो सकती है, हाँ या ना? क्योंकि G1 G2 अपोजिट डायरेक्शन में है और आपने देखा आउटसाइड सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 यहाँ भी नहीं हो सकती और यहाँ भी नहीं हो सकती। अच्छा, क्वेश्चन में क्या निकालना है? फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज 0। अच्छा, हमें इस पॉइंट P की लोकेशन बतानी है, तो हम मान लेते हैं m मास से ये पॉइंट P x डिस्टेंस पे है। मान लेते हैं ये पॉइंट P x डिस्टेंस पे है फ्रॉम दिस m मास। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 4m से ये पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे होगा? भाई ये डिस्टेंस x है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9 माइनस एक्स। अरे टोटल कितना है? 9। इतना x है, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा बच्चों? बोलिए। ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? अच्छा, अब कई बच्चों के मन में ये सवाल होगा, क्या ये पॉइंट P इन दोनों मास के डिस्टेंस के एकदम मिड वाली वैल्यू पे होगा? नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक छोटा मास है और एक 4m बहुत बड़ा सा मास है, इसका 4 गुना। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दोनों मास के वजह से इक्वली जनरेट नहीं होगी, उस वजह से ये पॉइंट P एकदम बीच वाली वैल्यू पे नहीं होगा। कई बच्चों के मन में सवाल होगा कि ये पॉइंट P एकदम मिड वैल्यू पे होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एकदम बीच वाले पॉइंट पे होगी, यानी कि 9 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे और कहेंगे 4.5, x की वैल्यू यहाँ पे 4.5 होगी। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा मास है, 4m मास है, ये एक छोटा सा मास है, इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है उसको कम करने के लिए हमने अपने पॉइंट P को इससे देखिए दूर रखा है। ये पॉइंट P इसके ज़्यादा क्लोज है, छोटे वाले मास के ये पॉइंट P ज़्यादा रखा है ताकि डिस्टेंस कम करें। तो इस छोटे वाले मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा हो और बड़े वाले मास की वजह से हमने इस पॉइंट P को दूर रखा है ताकि इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कम हो, इसकी वजह से ज़्यादा हो, इसकी वजह से कम हो, और इतना कम हो कि G1 और G2 इक्वल हो जाएं और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? नहीं समझ में आया? एक बार और समझाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। आपको पता है कि भाई ये 4m मास है, बहुत बड़ा मास है, और ये छोटा सा मास है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Gm/r²। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मास पे भी डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, हाँ या ना? तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पे देखिए, अगर आप मास को कंपेयर करोगे तो देखिए ये जो सेकंड मास है या कह लो 4m मास है, इसके वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बन रही है G2 की वैल्यू G1 से बड़ी होगी। बोलिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, बोलिए, सेकंड मास will be greater than the gravitational field intensity due to first mass।
यानी कि G2 की वैल्यू G1 से बड़ी होगी मास के कंपैरिजन में। अच्छा, उसके लिए हमने क्या किया, हमें इन दोनों को इक्वल करना है, G1 और G2 की वैल्यू इक्वल करनी है। उसके लिए हमने क्या किया, इस पॉइंट P को इस 4m मास से डिस्टेंस को बढ़ा दिया ताकि इस G2 की वैल्यू कम हो जाए, G2 कम हो जाए, और इस पॉइंट P को स्मॉल m के मास, बोलिए जो छोटा सा मास है उसके पास कर दिया। डिस्टेंस छोटा करोगे तो भैया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो G1 की वैल्यू बढ़ेगी, और G2 कम होगा, G1 बढ़ेगा। एक समय बाद G1 G2 इक्वल हो जाएंगे, G1 G2 इक्वल हो जाएंगे, और इस पॉइंट P पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर, पक्का समझ गए। अच्छा, अब आइए देखते हैं, हमें कुछ नहीं करना, इस पॉइंट P पे बताइए, हमें इस पॉइंट P पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 करनी है। ठीक है, फिर ये हमें x की वैल्यू आ जाएगी, पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है। अच्छा भाई, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P क्या होगा, G2 माइनस G1 मान लेते हैं, G2 बड़ा है G1 छोटा है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, G2 माइनस G1, यहां से कहते हैं इक्वल टू 0। फिर यहां से हम क्या कहेंगे, बोलिए G2 इक्वल टू G1, बोलिए G2 इक्वल टू G1, इसको इधर भेज देंगे तो हम कह सकते हैं G2 इक्वल टू G1। अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंड मास, उसी को तो G2 बोल रहे हैं। G2 क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 4m, तो हमें 4m के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले को लगाइए, यहाँ पे मास को 4m रख दीजिए और r की वैल्यू क्या रखेंगे, 9 माइनस एक्स, बस लगा दीजिए। तो G2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, G, बोलिए मास कितना है बच्चों, 4m रख दिया, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर, पॉइंट P से देखिए डिस्टेंस कितना है, 9 माइनस एक्स रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स टू G1। G1 क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस फर्स्ट मास या कह लो m मास, तो क्या हो जाएगा Gm, मास कितना है बच्चों, इसका m है, अपॉन डिस्टेंस कितना है पॉइंट P से इस m का, x है, उसका स्क्वायर कर दिया। बोलिए बच्चों, अब इसको सॉल्व करिए, कैसे होगा, देखिए G से G मर जाएगा, M से M मर जाएगा, बचा ऊपर 4, नीचे बचा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को नीचे से ऊपर भेजेंगे, हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल्स टू, ऊपर बचा है 1, 9 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेज देंगे, ठीक है, और बोथ साइड अंडर रूट कर देंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, बोलिए 9 माइनस एक्स होल पे स्क्वायर है, तो क्या होगा, बोथ साइड अंडर रूट ले लीजिए, यहाँ पे अंडर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे अंडर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, x को इधर भेजो, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 9, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों, क्या हो जाएगी, बोलिए x इक्वल्स टू 9/3, कितनी आ जाएगी, 9/3। फिर यहाँ से आप कहोगे x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए 3 सेंटीमीटर। हमने जो यहाँ पे पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट बताई है, कहाँ से बताई है, इस फर्स्ट मास से या कह लो m मास से x माना था, तो ये पॉइंट P का डिस्टेंस कितना होगा, x से है बच्चों, बोलिए ये पॉइंट P का जो डिस्टेंस आपने निकाला है, पोजीशन निकाली है, कहाँ से निकाली है, इस वाले मास से कि इस वाले मास से, भाई इस वाले मास से आपने x माना था ना, तो x की वैल्यू आपने 3 निकाली है। क्लियर, पक्का समझ गए। तो हम कह सकते हैं कि इस मास से, m मास से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 मिलेगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहता कि हमें पॉइंट की लोकेशन बताओ जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी फ्रॉम दिस 4m मास, अगर इस मास से पूछता तो क्या करते, 9 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू रख देते, 3 रखते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाता ये डिस्टेंस, बोलिए 9 माइनस 3 6 हो जाता। क्लियर, पक्का समझ गए बच्चों। साइड हो रहा हूं, कॉपी करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बेटा जेई वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मगर इस टाइप के बहुत ही तगड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, 2 पार्टिकल of combined mass capital M placed in a space with certain separation are released
interaction between the particle is only gravitational nature and there is no external force present. Acceleration of one particle with respect to other when separation between is r has magnitude. अच्छा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझा देता हूं, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास कोई 2 पार्टिकल थे। मान लेते हैं वो 2 पार्टिकल हमारे क्या थे, पहला पार्टिकल हमारा m1 था, दूसरा पार्टिकल हमारा मान लेते हैं m2 था। ये 2 पार्टिकल थे और इन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमको गिवन है कैपिटल R। अच्छा, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का, सिर्फ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स का इंटरेक्शन हो रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल नेचर का फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ के होगा क्या भाई, इंटरेक्शन होगा तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे को चिपक जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 2 पार्टिकल ऑफ कंबाइंड मास कैपिटल M, दोनों पार्टिकल के मास कंबाइन कर गए हैं, यानी कि ऐड होकर के क्या बन गए, एक कंबाइंड मास, जिसको ये कैपिटल M बोल रहे हैं। आफ्टर द इंटरेक्शन, जब ये इंटरेक्शन हो गया है, पास में आके चिपक गए, तब होगा। अभी इंटरेक्शन नहीं हुआ है, इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया है, समझो R डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, इंटरेक्शन जस्ट हो रहा है। अच्छा, तो हमें क्या निकालना है कि भाई एक्सेलरेशन ऑफ वन पार्टिकल, किसी एक का भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन बता दो विद रिस्पेक्ट टू अदर, उसका मैग्नीट्यूड बताना है एक्सेलरेशन का। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, होगा क्या, आपको पता है यहाँ पे m1 m2 2 मास रखे हैं, ये एक दूसरे को मस्त बढ़िया अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इनके बीच में मस्त इंटरेक्शन चल रहा होगा। होगा क्या, ये m1 मास या कह लो m2 मास इस m1 मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F फोर्स से, उसी तरह ये m1 मास इस m2 मास को सेम फोर्स F से अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मास सेम होता है। ये मैंने आपको बात स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बताई थी। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते कैसे हैं बच्चों, वो होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, उसी तरह इस पे भी कौन सा फोर्स लग रहा होगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अच्छा, फोर्स तो चलो पता चल गया, इन दोनों मासेस पे एक्सेलरेशन क्या लग रहा होगा। मान लेते हैं इस m1 मास पे एक्सेलरेशन लग रहा है a1 और इस m2 मास पे एक्सेलरेशन लग रहा है a2। अच्छा, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे हमने एक्सेलरेशन अलग अलग क्यों माना है, एक a1 है दूसरा a2 है, क्योंकि भाई दोनों मास की वैल्यू अलग अलग होगी, इक्वल मास के थोड़ी ना होंगे कि दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी सेम होगा। समझ रहे हो, फोर्सेस भले ही इन दोनों मास पे सेम मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं मगर एक्सेलरेशन अलग अलग वैल्यू के होंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, फोर्स अपॉन मास, तो F बाई m 1 हो जाएगा किसके लिए, एक्सेलरेशन ऑफ दिस m1 मास, F बाई m। अरे भाई एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, फोर्स अपॉन मास, कौन सा मास, m1, क्योंकि इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। उसी तरह हम कहेंगे इस a2 यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस m2 मास कैसे निकालेंगे, F बाई m2। ठीक है, तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए बच्चों, F की वैल्यू क्या है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, अपॉन में m भी है, m कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ G m2 अपॉन r स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ नहीं, यहाँ पे f की वैल्यू रख दीजिए, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, नीचे डिवाइड में क्या है m2 भी है तो m2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा G m1 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया है इन दोनों मास का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर। यहाँ पे मतलब हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है, हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है। कौन सा निकालना है, रिलेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है,
एक्सेलरेशन ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल, या तो हम इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल, या हम इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल। क्या ये बात समझ में आ रही है? रिलेटिव वेलोसिटी आप पढ़े होगे मुझसे पहले, याद है, मोशन वाले चैप्टर में। अच्छा, तो यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? a12, इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन ऑफ a12 निकालें। बोलिए बच्चों, a12 एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ दिस फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? जल्दी बताइए बच्चों, जरा जल्दी बताइए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं बच्चों, जल्दी बताइए, a1 माइनस a2। क्लियर? अरे भाई, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? जैसे लिखा है a12, तो क्या लिखेंगे? a1 माइनस a2, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लगा सकते हैं, 1g, यहाँ पे 2g हो गया। बोलिए। अच्छा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखिए, a1g क्या मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ दिस फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बच्चों? इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है कि नहीं है? gm2/r²। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू देंगे, gm2/r² माइनस a2g एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से देखने पे क्या लगेगा? ये जो पार्टिकल है m2 किस तरफ आ रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो नेगेटिव भी लगाना पड़ेगा ना बच्चों, डायरेक्शन भी तो है, इसलिए माइनस लगा रहे हैं क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो माइनस gm1/r², इस a2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो माइनस m2 नहीं, m1 है ना, अपॉन r², ठीक है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे आपको पता है क्या करेंगे, gm2/r² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, gm1/r², ठीक है, स्क्वायर लगा लीजिए यहाँ भी। अब देखिए, यहाँ से हम g/r² कॉमन ले लेते हैं, g/r² हम कॉमन ले लेते हैं, g/r² हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? m2 प्लस m1, क्या हो जाएगा? m2 प्लस m1। अच्छा, जरा ध्यान से देखिए, m2 प्लस m1 कहो या m1 प्लस m2 कहो, इसकी वैल्यू क्या थी? क्योंकि दोनों मास कंबाइन कर गए थे ना, कितनी थी? कैपिटल M थी। तो यहाँ पे प्लेस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? बोलिए, g/m/r²। तो जल्दी ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपना क्या आंसर आ रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल कितना आया है? कितना आया? जल्दी से देखिए, कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन। बोलिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था कि नहीं था? पक्का कॉपी करिए, साइड हो रहा हूं। तो आइए बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एंड Q। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे 3 मास सिस्टम गिवन है, 3 मास सिस्टम गिवन है और ये तीनों मास इक्वल हैं और इक्वल डिस्टेंस A पे प्रेजेंट हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, इन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस A है, उसी तरह इन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस भी A है और इन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस भी A है। या आप ये समझ लो कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे ये मास प्रेजेंट हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे 2 पॉइंट P गिवन है। पहला पॉइंट P है जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट Q है जो इस साइड के मिड पॉइंट पे प्रेजेंट है। क्वेश्चन में हमें इस P और Q पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इस P पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या होगी। आइए देखते हैं होगा क्या। इस पॉइंट P पे ये स्मॉल m मास अपने डायरेक्शन में आउटवर्ड से टुवर्ड द मास
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगा, जिसको हम जी बोलेंगे। उसी तरह सेम स्मॉल एम मास इस पॉइंट पी पे अपने डायरेक्शन में आउटवर्ड से टूवर्ड द मास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगा, कितनी, जी बच्चों। उसी तरह ऊपर वाला जो सेम मास है स्मॉल एम इस पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगा आउटवर्ड से टूवर्ड द मास, तो उसके लिए भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जी होगी। अब कई बच्चों के मन में ये सवाल होगा, ये तीनों मास इस पॉइंट पी पे सेम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जी 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 क्यों जनरेट कर रहे हैं, डिफरेंट भी तो हो सकते थे। तो देखिए इसका रीज़न क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, पहला तो मास पे और उसके बाद डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। अच्छा जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में जो हमको ये 3 मास सिस्टम गिवन है, ये तीनों के तीनों इक्वल मास हैं, सारे के सारे इक्वल मास हैं और ये सारे मास इस पॉइंट पी से इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस हैं। जरा ध्यान से देखिए, जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट पी से इस वाले स्मॉल एम मास का, वही ऊपर वाले मास का डिस्टेंस होगा इस पॉइंट पी से। उसी तरह इस पॉइंट पी से इस स्मॉल एम मास का डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस पॉइंट पी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? जब मास सेम है, डिस्टेंस सेम है फ्रॉम दिस पॉइंट पी, तो आप कहोगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इन तीनों मास के वजह से इस पॉइंट पी पे सेम ही तो होगी, अपने अपने डायरेक्शन में होगी, हाँ या ना? ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से हम इस पी पॉइंट को बाहर रिप्रेजेंट कर देते हैं बड़े, ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए हमारे पास यहाँ पे पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पे एक ऊपर की तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जी लग रही है और एक इस डायरेक्शन में लग रही है जी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और एक इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जी लग रही है। अच्छा ये बताइए बच्चों, यहाँ पे जो ये एंगल होगा ये कितना होगा बताइए? अरे भाई जरा ध्यान से देखो, ये टोटल एंगल कितना होगा 360। ये तीनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? इक्वल होंगे। 3 से डिवाइड कर दो 360 को, यहाँ पे कह सकते हैं कितना आ जाएगा 120। ये तीनों एंगल 120 डिग्री होंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ये एंगल होगा इन दोनों वेक्टर के बीच का वो आप कहोगे 120। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, और मैंने आपको बताया था कि बच्चों जब हमारे पास कोई 2 इक्वल वेक्टर होते हैं, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कहाँ से पास करता है? उनके एंगल के बीच से पास करता है, एकदम बीच से, क्योंकि दोनों वेक्टर कैसे हैं? इक्वल हैं, हाँ या ना? तो हम कह सकते हैं अगर हम इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालें तो वो कहाँ से पास करेगा? बोलिए बच्चों, वो रिजल्टेंट हम मान लेते हैं आर, रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा? इन दोनों वेक्टर के एकदम बीच में। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा जरा ध्यान से देखिए, इस आर रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था अगर कोई 2 वेक्टर हैं जिनका रिजल्टेंट निकालना है, कैसे निकालते हैं बच्चों? वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेक्टर ए जी है, वेक्टर बी वो भी जी है, तो हमें यहाँ से आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? जरा ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए तो हम कह सकते हैं यहाँ पे वेक्टर ए का स्क्वायर यानी कि जी का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर यानी कि वो भी जी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, प्लस 2ab cos थीटा। तो ए बी क्या है? जी है, बी भी क्या है? जी है, इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे 120 डिग्री है, तो कॉस 120 डिग्री। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको सॉल्व करिए बच्चों, यहाँ से आप कह दोगे, बोलिए जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इधर देखिए कितना हो जाएगा 2g स्क्वायर, 2g स्क्वायर कॉस 120 कितना होता है? कॉस 120 माइनस हाफ होता है। कितना होता है? माइनस हाफ होता है। बोलिए यहाँ पे देखिए बच्चों कितना होगा? 2g स्क्वायर होगा। ठीक, तो देखिए ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3g स्क्वायर। नहीं, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस भी तो लगा है, तो ये माइनस जी स्क्वायर हो जाएगा। नहीं आ रहा? चलो देखो भैया सॉल्व कर दें यार। जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर
और ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस जी स्क्वायर, माइनस भी तो था, ठीक है। तो प्लस जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर कैंसिल हो गया, अंडर रूट में क्या बचेगा, सिर्फ जी स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी आ जाएगी। अच्छा, यहां से हम कह सकते हैं आर की वैल्यू, रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ गया है, जी आ गया है। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई है बच्चों, जी आई है। अब इन दोनों को तो भूल जाओ, देखिए इनको भूल जाओ, काट दो, ठीक है। अब कौन कौन से वेक्टर इस पॉइंट पी पे लग रहे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ऊपर वाला वेक्टर जी है, नीचे वाला वेक्टर जी है, दोनों इक्वल हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी एट दिस पॉइंट पी, क्या होगी, जीरो होगी। बोलिए बच्चों, अरे भाई मैंने इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला जो बीच से पास कर रहा था, जिसकी वैल्यू जी आई। तो देखिए इस पॉइंट पी पे अब एक ऊपर की तरफ वेक्टर जी है और एक नीचे की तरफ जी है, दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, तो भैया एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट पी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चों, क्लियर, कॉपी हो गया, मिटा दें, चलिए पहले मिटा देते हैं। अब हमें इस क्यू पॉइंट के ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। मिटा दें बच्चों ये अंदर जो डायग्राम बना है। अब देखिए बच्चों क्या होगा, हमने इस पॉइंट P के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाली है जिसकी वैल्यू जीरो आई है। आइए इस पॉइंट Q के ऊपर निकालते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। होगा क्या, ये स्मॉल m मास इस Q पॉइंट पे अपने डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगा आउटवर्ड से टुवर्ड द मास, वो होगी मान लेते हैं g। उसी तरह सेम मास इस Q पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या जनरेट करेगा, g जनरेट करेगा। अब कहोगे आप इक्वल क्यों है, अरे भाई ध्यान से देखो, ये स्मॉल m मास जो है इस Q पॉइंट से, इस Q पॉइंट से देखिए जो डिस्टेंस ये होगा और वो डिस्टेंस ये भी तो होगा। अरे भैया ये कितना होगा, a/2, हाफ ही तो होगा। ये a है तो ये कितना होगा, a/2, ये भी a/2 है। दोनों मास इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस हैं फ्रॉम दिस पॉइंट Q और उनके मास की वैल्यू भी सेम है, तो भैया फॉर्मूले के हिसाब से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये दोनों मास इक्वल जनरेट करेंगे इस Q पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं। उसी तरह अगर मैं बोलूँ ये ऊपर वाला स्मॉल m मास इस Q पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में जनरेट करेगा, बोलिए आउटवर्ड से टुवर्ड द मास, आउटवर्ड से टुवर्ड द मास, मगर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट आएगी। मान लेते हैं इसकी डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो होगी जी डैश। क्या होगी, जी डैश। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि भाई देखो ये डिस्टेंस अलग होगा ना, बोलिए ये डिस्टेंस अलग होगा। अरे ये डिस्टेंस कितना होगा, a/2 होगा इन दोनों के लिए, और बताओ इनके लिए ये डिस्टेंस कितना होगा, बोलिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अरे ये a/2 है, ये a है, तो क्या होगा, ये हाइट कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइए बच्चों। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, कैसे निकालते हैं, वो होता है a√3/2, ये होता है इसकी हाइट। क्लियर, अच्छा तो चलिए इस डायग्राम को या कह लो इस पॉइंट Q को जरा बाहर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए Q पॉइंट है, इस Q पॉइंट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी G इस तरफ लग रही है और एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी G इस तरफ लग रही है और एक डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी G डैश ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए इस Q पॉइंट पे जरा एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखिए, एक पॉजिटिव में है G और एक नेगेटिव में है G, इक्वल एंड अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हटा दो इसको, खत्म बात। अब जो Q पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी हम कैसे निकालेंगे, बोलिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट Q पॉइंट क्या होगी, बोलिए वो किसके वजह से होगी, सिर्फ G डैश, G डैश यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये ऊपर वाले मास की वजह से। क्लियर हो रही बात कि नहीं। अच्छा तो ऊपर वाले मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, भाई फॉर्मूला ये होता है Gm², बोलिए Gm/r²। मास कितना है बच्चों इसका, m है, तो यहाँ पे Gm/ डिस्टेंस का स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा, कितना है बच्चों, a√3/2,
ठीक है, इसकी वैल्यू आर की रख दो यहाँ पे। a√3/2 आर का स्क्वायर करना है। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कहोगे gm अपॉन, देखिए बच्चों a का स्क्वायर हो जाएगा और √3 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a और नीचे डिवाइड में 2 है, उसका स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। क्लियर बच्चों, ये आ गई g डैश की वैल्यू, क्या आ गई, g डैश की वैल्यू। और इस पॉइंट Q के ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसके वजह से मिलेगी, g डैश, और उसकी वैल्यू आपने निकाली है gm अपॉन 3a²। बच्चों यहाँ पे a स्क्वायर भी तो होगा, ठीक है, कितना होगा, 3a² भी होगा नीचे, तो क्या हो जाएगा अपना आंसर 4/3 gm अपॉन a²। ये आ गई नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट Q। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? साइड हो रहे हैं, कॉपी करिए, बहुत गर्मी है, थोड़ा सा कपड़ा सुखा लें, बहुत भीग गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इस लेक्चर का। ये एक लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है बच्चों। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू इनफाइनाइट मासेस ऑफ m एज शोन। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमें इस O पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। जब इस O पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस रखे हैं इक्वल मास के m m m m, ऐसे कई सारे मासेस रखे होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस कई सारे रखे होंगे। ठीक है, अच्छा, इन मासेस की पोजीशन भी गिवन है फ्रॉम दिस पॉइंट O। जो A वाला मास है उसका डिस्टेंस कितना है, r है, B वाला जो मास है उसका डिस्टेंस 2r है, और C वाला जो मास है उसका डिस्टेंस 4r है। इसी तरह कोई D मास भी होगा, उसका डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 8r होगा। समझ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मासेस रखे होंगे। अच्छा, होगा क्या, हमें इस O पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। क्या बताना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O क्या होगी, जरा ध्यान से देखिए। होगा क्या, यहाँ पे जो A मास है वो क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। उसी तरह ये जो B मास है इस पॉइंट O पे, वो भी इसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगा। C वाला मास भी इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगा। जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस रखें सारे के सारे यहाँ से ऐसे एक्ट कर रहे होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इस O पॉइंट पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, GA प्लस GB प्लस GC, जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस रखें ABCDEFGHIJ, जितने भी रखें सारे के सारे के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को ऐड कर लो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस रखे होंगे, चाहे तो यहाँ पे डॉट डॉट इनफाइनाइट लिख दो। अच्छा, तो चलिए इसमें वैल्यूज़ को रखिए। हम यहाँ से कह सकते हैं GA क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस A मास, उसकी वैल्यू कितनी है, m है बच्चों। तो देखिए क्या हो जाएगा, gm अपॉन r², डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, डिस्टेंस कितना है बच्चों उसका, r है, रख दिया, प्लस gb कितना है, बोलिए, ये b मास है, उसका डिस्टेंस कितना है, 2r है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, gm अपॉन 2r, डिस्टेंस कितना है 2r, उसका स्क्वायर कर दिया। फिर इसी तरह C वाला मास, वो वाला मास, उसके लिए डिस्टेंस कितना है 4r है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, gm अपॉन 4r का स्क्वायर बच्चों। ऐसे इनफाइनाइट मासेस होंगे तो क्या कर सकते हैं, डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऐड करते चलेंगे। अब सबका थोड़ी ना लिख पाएंगे। अच्छा, अब इसको जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो हो जाएगा gm, बोलिए बच्चों, यहाँ से हम क्या करते हैं, gm अपॉन r², gm अपॉन r², इसको जरा कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलिए बच्चों, gm अपॉन r² कॉमन निकालिए तो यहाँ पे 1 बचेगा, फिर प्लस gm अपॉन r²। देखिए बच्चों नीचे कितना होगा, 2r पे होल स्क्वायर है तो 4r² हो जाएगा, r² कॉमन हो गया होगा, gm r² कॉमन हो गया तो बचा क्या, 1/4 बचा। फिर प्लस यहाँ पे देखिए gm अपॉन कितना होगा, 16r² होगा,
जी एम आर, बोलिए जी एम बाई आर स्क्वायर कॉमन निकालिए तो क्या बचा होगा, 1/16 बचा होगा। ऐसे इनफाइनाइट टर्म होंगे बच्चों। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो क्या मिल रहा है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, जो आपने शायद क्लास 10th में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो क्या कर सकते हैं, नीट वाले बच्चों की तो दिक्कत ही उड़ गई होगी, धुआं हो गए होंगे, क्योंकि उनकी मैथ्स वैसे ही कमज़ोर है। चलिए जेई वाले बच्चे तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझा रहे हैं कैसे करना है, नीट वाले भी समझ जाएंगे। ध्यान से देखिए, जीपी को ऐड करना है। देखिए हमारे पास जो समेशन ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता था, कैसे समेशन करते थे, वो होता था एस इजुकल्स टू, बोलिए ए ब्रैकेट में आर माइनस एन की पावर एन, और नीचे होता था -1 माइनस आर, ये होता था। ठीक, अच्छा जरा यहाँ पे ए क्या होता था, ए हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी जो दिख रहा है 2 है बच्चों, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। आर क्या होता था, आर क्या होता था जरा बताओ, आर हमारा कॉमन रेशियो होता था। किस रेशियो से वो बढ़ रहा है, देखिए हर बार 1/4, पहले 1 था, फिर 1/4, फिर 1/4, देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 1/4 मल्टीप्लाई किए, अरे इधर देखो 1 है, इसमें 1/4 मल्टीप्लाई किए तो 1/4 बना, फिर 1/4 मल्टीप्लाई किए इसमें बच्चों तो कितना बना, 1/16 बना। यानी कि कॉमन रेशियो कितना है, बोलिए कॉमन रेशियो यानी कि आर की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 होगी। अच्छा एन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जरा बताइए, एन की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। अरे भैया नंबर ऑफ टर्म, ये सीरीज कहाँ तक चलेगी, इनफाइनाइट, तो एन की वैल्यू इनफाइनाइट रख दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे जरा वैल्यू पुट करिए, समेशन निकाल लीजिए जीपी का, ए की वैल्यू 1 है, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/4, उसके ऊपर पावर कितनी है, इनफाइनाइट है, अपॉन 1 माइनस आर, आर की वैल्यू 1/4 रखी। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए 1/4, उसकी पावर इनफाइनाइट, 1/4 कितनी वैल्यू होती है, सोचिए 1/4 की वैल्यू 0.25 होती है कि नहीं होती है, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.25, उस पर क्या लगा है, इनफाइनाइट। भैया सोचो भाई, उसके ऊपर पावर इनफाइनाइट पावर है, वो वैल्यू इतनी छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी कि अंत में वो 0 हो जाएगा वो टर्म। तो हम कह सकते हैं ये टर्म 0 हो गया, 1/4 की पावर इनफाइनाइट, ये टर्म 0 हो गया, गायब हो गया। बचेगा क्या यहाँ बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, 1 × 1 1 ही रहेगा ऊपर, नीचे क्या होगा, 1 माइनस 1/4 की वैल्यू कितनी आएगी, 3/4 आएगी, कितनी आएगी, 3/4 आएगी। सॉल्व करोगे 4 ऊपर आ जाएगा और 4/3 हो जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं समेशन ऑफ दिस जीपी कितना आ गया है, 4/3 आ गया है। कितना आ गया बच्चों, GM अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4/3। सॉल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा, बोलिए 4/3 GM अपॉन आर स्क्वायर। तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर, जिसमें मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। पूरा भीग चुका हूँ, उसकी चिंता नहीं है। मैंने जो कमिटमेंट किया था स्टार्टिंग के लेक्चर में, 0 से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ये बात मैंने आपसे वादे में कही थी और वो मैंने प्रूव की है। 6 क्वेश्चन कराएं भरी गर्मी में और डिटेल में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक चीज़ एकदम क्लियर की है। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही इंजॉय किया होगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरी मेहनत वर्थ इट है तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं। मैं अपने लेक्चर में कभी नहीं कहता कि सब्सक्राइब करें, ये करें, वो करें, फिर भी ये सिर्फ आपके और मेरे बीच के अटैचमेंट की बात है, हमारे आपके प्यार की बात है। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू, कीप स्माइलिंग।